ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे मध्य एशिया की कि आखिर अमन कैसे कायम हो, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, खासतौर से जो गाजा का इलाका है, गाजा और इजराइल के बीच जिस तरह की लड़ाई चल रही है और जिस तरह से बेकसूर लोग एक दूसरे देशों में मारे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उससे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक चिंता की लहर दौड़ गई है कि आखिर कैसे हालात सुधरेंगे। अगर फिलिस्तीन और भारत के रिश्तों को देखा जाए, भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। यासिर अरफात जो कि पूर्व वहाँ के प्रेसिडेंट है फिलिस्तीन के, कई बार भारत आए, उनके बहुत अच्छे संबंध थे भारत से। लेकिन पिछले जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बराबर सरकार से मांग कर रही हैं। देश दुनिया तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इजराइल के जिस तरह से हमले जारी हैं उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये झगड़ा जो शुरू हुआ है वो 3 लोगों की हत्या को लेकर के शुरू हुआ है। लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि उस पूरे एरिया को धीरे धीरे अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये शंका पैदा होने लगी है कि कहीं ये और ज्यादा बड़े इलाके पर न फैल जाए। यही वजह है कि भारत में भी इस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई दिन तक संसद में इस मुद्दे पर काम नहीं हो सका। विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया, सरकार से निंदा प्रस्ताव लाए जाने की बात की गई। लेकिन भारत और इजराइल के जिस तरह के रिश्ते रहे हैं उस चीज को देखते हुए शायद भारत सरकार ने निंदा प्रस्ताव से फिलहाल किनारा करते हुए साफ कर दिया है कि वो निंदा प्रस्ताव नहीं लाएगी। लेकिन बहस के लिए जरूर सरकार तैयार है। आखिर अमन कैसे हो उस क्षेत्र में, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस की नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी क्या कुछ इस मुद्दे पर कहती नजर आ रही हैं, आइए वो पहले सुनते हैं। साफ कह रही हूँ, हमने 4 दिन से राज्यसभा में, क्योंकि हमारा दिया हुआ नोटिस स्वीकार किया गया, वो रोज के कार्यक्रम में छपा, उसका हिस्सा बना और सब सांसदों में उसको बांटा गया। और एक दफा कार्यक्रम बट जाए, कोई भी, ना चेयरमैन भी उसको बदल नहीं सकता। लेकिन सरकार टस की मस नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया। एक मंत्री कुछ कह रहा है, दूसरा मंत्री कुछ और, हर मंत्री के बयान अलग थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सब विपक्ष को एकजुट कर हमने सदन को कहा है तब तक नहीं चलेगी जब तक हम इस पूरे मामले में, जहां 10 दिनों में कम से कम 300 लोगों की, मासूमों की हत्या हुई है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और हम जानना चाहते हैं कि इसमें हमारा क्या रोल है। क्योंकि फिलिस्तीन के साथ, यासिर अराफत साहब के साथ जवाहरलाल नेहरू के वक्त से हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है, और हम क्यों चुप रहे और नहीं चुप रहेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर किस तरह से हालात बदलेंगे, भारत सरकार का क्या कुछ रवैया होना चाहिए, क्या भारत को इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में दखल देना चाहिए या नहीं। क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो डिक्लेरेशन वहां पर तैयार हुआ, उसमें जो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर की। जिसके बाद बहस ये भी हो रही है कि अगर ब्रिक्स में भारत निंदा प्रस्ताव के समर्थन में है, वहां पर निंदा की जा सकती है, तो देश में निंदा इजराइल पर क्यों नहीं की जा सकती। इस चीज को लेकर के गतिरोध संसद में बना हुआ है। धर्मानी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह के हालात हैं, जाहिर सी बात है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अहम हैं, चूंकि विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि दोनों से हमारे घनिष्ठ जो है संबंध है। ऐसी स्थिति में जो कुछ हो रहा है उस पूरे रीजन में, आखिर उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए। देखिए, मुझे लगता है जो आपने बात कही, पहली बात तो ये है कि ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर ऐसा कोई प्रस्ताव पास हुआ या उसमें सहमति आई, ऐसी रिपोर्ट आज पहली बार आपके मुंह से मैंने सुनी है। मैंने देखी नहीं और ना मैंने पढ़ी है। एक डिक्लेरेशन है, उसमें है ये चीज। मैं बता रहा हूं आपसे, मैंने एटलीस्ट नहीं पढ़ी, मैं अपनी जानकारी की बता रहा हूं। हाँ। मुझे लगता है कि इसको चेक कर लीजिए, ऐसा कोई प्रस्ताव वहां पर मेरे हिसाब से पास नहीं हुआ है। अगर आप उसे चेक करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी। आप कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो दोनों हैं, इनके अंदर हमेशा जब भी इस प्रकार की वहां पर अटैक हुआ है, उसका आधार क्या रहा है वो आप जानते हैं। और उस आधार को अगर आप बेस बनाएं या माने, तो इसके अंदर मुझे लगता है कि जिन दोनों देशों के मित्रता हमारी है, अगर हम मध्यस्थता कर सकते हैं, दोनों को सुनते हैं,
तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, सवाल यह है कि ना हम मध्यस्थता कर रहे हैं, हम यहाँ पर खामोश हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं, अभी खामोशी की बात नहीं आई है ना, खामोशी की बात आई है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल वहां जा रहे हैं और मध्यस्थता के लिए तैयार हैं और मध्यस्थता होने भी वाली है। मुझे ये लगता है कि 2009 के बाद इतना बड़ा कत्लेआम क्यों हुआ और उसमें एक शरारती जो ग्रुप है उसने मिसाइल फेंकी, वहां से मामला शुरू हुआ। अब ये जब लड़ाई शुरू होती है किसी भी छोटे से एक देश के ऊपर, वो सेल्फ डिफेंस का तो आखिर उसको अधिकार है या नहीं है। अब जहां तक भारत के रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि दोनों मित्र देश हैं, अगर दोनों में कहीं डिस्प्यूट है तो उनको बैठकर सुलझाना चाहिए, अगर वो दोनों सुनते हैं, मध्यस्थता स्वीकार करते हैं तो। अदरवाइज मुझे लगता है इतने मुद्दे हमारे घर में पड़े हैं, हमें अननेसेसरी ऐसे मामलों में नहीं फंसना चाहिए जो कि हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। नहीं तो जो भारत की विदेश नीति है, फिर उसका क्या मतलब रह जाता है? विदेश नीति क्या है? विदेश नीति ये तो नहीं है कि दो दोस्त लड़ रहे हैं तो उसमें एक का पक्ष आप लें, दूसरे को आप साथ किसका देंगे? जालिम का या मजलूम का जो हमला कर रहा है उसका साथ देंगे या जिसके ऊपर हमला हो रहा है उसका साथ देंगे? भारत को तय करना होगा कि नहीं तय करना? मानवता की बात, ये बात इंसानियत की बुनियाद पर आपको फैसला लेना होगा। ना वो जो आप बात मानवता की बात नहीं है, आप बताइए मानवता की बात। कुछ और कह रहा हूं, बात पूरी करने दें, हम आपके पास तीन बच्चों को मारा गया था, उसके पहले की हिस्ट्री आपको पता नहीं है, वो सारी हिस्ट्री आपको नहीं पता है। आप हमेशा एक ऐसे नहीं पूरी कंट्री को आप पब्लिश को बाहर ऐसे भगा दिया, आप जानबूझकर कर लिया और लगातार मेरे ख्याल से लगता है मेरे ख्याल से हमारे देश की जो पॉलिसी है और मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए और है भी, हमें यकीन है इस बात का कि मजलूम जिनके ऊपर हमला हो रहा है भारत उनके लिए आवाज बुलंद करता रहा है और करेगा और करनी चाहिए। पहले यही हमारा किया, उसकी भी आवाज बुलंद भारत करता रहा है और करेगा। जो एट्रोसिटी करता है उसको हमें सपोर्ट नहीं देना चाहिए। शांति को खत्म करने के लिए पहला प्रयास रहा है, हमेशा से शांति को खत्म करने के लिए पहले जो कंकड़ मारता है वही होता है। कर दो, क्या मारी है उसका क्या आप बताइए। ठीक है, मैं देखिए बहुत ही माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार अगर ये इस तरह की बातें करने लगे और एक आतंकवादी मुल्क हमारे देश के जो हमारे महात्मा गांधी जी आतंकवादी मुल्क महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे मुल्क की आजादी कंप्लीट नहीं है अगर फलस्तीन की आजादी नहीं होती है। फलस्तीन के बाद पूरा दुनिया गवाह है कि आधा फलस्तीन जिसको यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया था, इजराइल ने कब्जा किया। ये बात सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। और उसके बाद इराक जैसा मुल्क, फलस्तीन जैसा मुल्क, ये हमारे ऐसे मित्र देश हैं कि इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में ये खाला के घर हुआ करते थे हमारे देश के लिए। या यासिर अराफात जो है वो हमारे देश का हीरो था, हमारे देश का एक आइकन बन गया, वो जिस तरह से हमारे नजदीक था। आज सवाल यह है कि देश को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिस तरह से राज्यसभा में इस डिस्कशन को एजेंडे में लाने के बावजूद यह कम्युनिस्ट सरकार ने उसको डिस्कस नहीं होने दिया। लोगों को पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि सेकुलर सरकार क्या होती है, क्या होती है। कैसे कर देंगे आप? नहीं किया कम्युनल और इस वक्त नहीं करेंगे। और सुषमा जी कह रही है, सुषमा जी कह रही है, गांधी जी ने कहा था यहूदियों को उस मुल्क में क्या है, यहूदियों को उस मुल्क में कुछ नहीं है। ये भी गांधी जी कोडिंग पिछले हफ्ते में यूनियन ने, सीपीआई ने, हजार लोगों ने इजरायली एम्बेसी को जो है हमने खदेड़ा यहां पर जो है। ठीक है, लेकिन हमारे छोटे से एक भी नेता आज बोलने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कर्नल पुरोहित एंड कंपनी जो थी, राष्ट्र बनाने का सपना था, उसको इजराइल पर छोटे से ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।